तो जय हिंद बच्चों, लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 फिजिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि जब आपको ये वाला जो चैप्टर होगा अगर समझ में आया ना, तो अगले तो 2 चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अपना टारगेट जो है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं इस वाले हमारे वीडियो में, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो। तो चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में करना क्या है अपने को, सबसे पहले उसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ हमें पहले टर्म्स क्लियर करने हैं, जो कि हमने आपको 9th क्लास में क्लियर करवा रखे हैं। पहले आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, यस, ठीक है। दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहला आपके पास इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन दोनों टर्म्स को जैसे आप क्लियर कर लेंगे वैसे आपको पढ़ना पड़ जाएगा ओम्स लॉ। और जैसे आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे इसमें 2 से 3 टर्म्स को हम अलग से डिफाइन करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मेन जो हमारा टारगेट रहेगा इस वीडियो में वो इन तीनों टॉपिक को कवर करने के साथ साथ 2 से 3 चीज़ें एक्स्ट्रा होंगे, उसको हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो चलो और फटाफट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। हाँ, मुझे पता है, मैं अभी स्पीड में बोल रहा हूँ, तेज में बोल रहा हूँ, अब मैं स्लो में बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई काम की चीज़ नहीं थी। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। और इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले भी अपने को पढ़ना पड़ेगा चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें, यस, चार्ज के बारे में। तो यार चार्ज होता क्या। तो सबसे पहले जब हम चार्ज पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ज इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, यस, ये भी एक टाइप का एनर्जी ही है ना। एक ऐसी एनर्जी, यस, जो पोजेस्ड बाय एनी बॉडी, किसी भी बॉडी में हो सकता है, ठीक है ना, पोजेस्ड बाय बॉडी, है ना। अब ये करता क्या ये एनर्जी, या तो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करने वाली है या तो उस बॉडी को वो रिपेल करने वाली है। ये इसको हम कहते हैं चार्ज। और ये जो चार्ज होता है ना, उसको हम या तो बड़ा वाला क्यू या तो छोटा वाला क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये जो छोटे छोटे टर्म्स होंगे ना, अगर आपको वो चीज़ें क्लियर होंगे ना तभी फील आएगा पढ़ने में, वैसे भी नहीं आना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चार्ज को या तो मैं बड़े वाले क्यू से या तो मैं छोटे वाले क्यू से इनसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। चार्ज होता क्या है, एक काइंड का एनर्जी है जो पोजेस्ट करता है, कोई भी बॉडी हो सकती है, ठीक है, जो पोजेस्ट कर सकता है कोई बॉडी हो सकती है। और साथ में जब पोजेस्ट करता है उसके अंदर चार्ज है, तो वो क्या कर सकता है, या तो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेंगे या तो किसी भी बॉडी को रिपेल करेंगे। तो इतनी सी बात समझ में आ गया आप लोगों को, डन है। अच्छा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इधर ही नीचे समझा देता हूँ। चार्ज जो होते हैं आपके सामने, चार्ज वो होते हैं 2 टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। कोई 3 टाइप्स का मत बोलते हैं कि एक होता है न्यूट्रल चार्ज, नहीं, टाइप्स चार्ज सिर्फ 2 ही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलो यार, तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज होता है और जो नेगेटिव वाला चार्ज होता है उनमें अट्रैक्ट और रिपेल करने की कंडीशन कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। चीज़ें समझ में आ रही है। या फिर आप पहले माइनस का रख लो बाद में प्लस का रख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो अट्रैक्ट ही करेंगे, क्योंकि चार्ज क्या है दोनों का डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों सेम चार्ज हो जाए तो, और दोनों का सेम चार्ज ऐसे भी हो जाए तो, या तो दोनों प्लस वाले होंगे तो रिपेल करेंगे, या तो दोनों माइनस वाले होंगे तो भी वो रिपेल करेंगे। ये दोनों चीज़ें सेम ही है, बट अगर आप नीचे समझे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि अगर सेम लाइक चार्जेस, ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा पहले, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वही सेम कहानी है, लाइक चार्जेस सेम रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस सेम रिपेल ईच अदर, बट डिफरेंट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। चलिए अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और जो हमें हमेशा पता ही होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमेशा हमें पता ही होना चाहिए। जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो होती है COULOMB, कूलम। COU, ये क्या लिख दिया मैंने, COULOMB, कूलम, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो ऐसा यूनिट कहीं ना कहीं आपको जो याद है वो रखने की जरूरत पड़ेगी। और 9th क्लास में याद कीजिए, एक होता था CGS यूनिट, एक होता था MKS यूनिट, एक होता था FPS यूनिट, याद है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसमें एक CGS यूनिट भी होता था। तो ऐसा यूनिट है, तो कूलम होता है, लेकिन इसका एक CGS यूनिट भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैट कूलम। क्या होता है, स्टैट कूलम, है ना। कूलम से पहले STAT लगा देना, स्टैट कूलम।
तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, बट ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है। हालांकि अभी तक की जो चीज़ें हमने आपको बताई वो कहीं ना कहीं आपको मालूम नहीं था। बस मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ इन चीज़ों को, ताकि आगे की जो चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें भी आएंगी आपके सामने 9th क्लास से एक्स्ट्रा, तो वो चीज़ आपको अच्छी समझ में आ जाना चाहिए। तो चार्ज आपके पास या तो प्लस का हो सकता है या तो माइनस का हो सकता है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। यार ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है? देखिए, अगर आपके पास एक कंडक्टर है, आपको पता है ये कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो सके, सिंपल सी बात है। और इंसुलेटर जिसमें से करंट पास ना हो सके, और सेमी कंडक्टर जिसमें से थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी होती है उसकी वो पास कर लेता है। ठीक है जी बात। चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है, सबसे पहले वो बता देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? कैपिटल आई से। स्मॉल आई से भी कर लेते हैं बहुत जगह, कोई वो बड़ी बात नहीं है, बट जनरली हम इसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं कैपिटल आई से देते हैं। सो आई इज योर इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है वो चीज बता देते हैं। इसका कहना भैया हम है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या आप लोगों ने एक एटम के बारे में सुना है? हाँ सर सुना है। क्या वो स्फेरिकल होते हैं? हाँ सर होते हैं। क्या सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं? हाँ सर होते हैं। क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? हाँ सर होते हैं। क्या बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? हाँ सर घूमते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले से मालूम है। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियस में देखिएगा, एक तो प्रोटॉन है, एक तो न्यूट्रॉन है, और बाहर आपके पास इलेक्ट्रॉन है। जो प्रोटॉन होता है वो प्लस का होता है, न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरे एटम में सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के चार्ज हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसको तो गायब भी कर दीजिए। प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, बिल्कुल बीचों बीच में है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों साइड रिवॉल्व कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में 100% अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं तब जब दो चार्जों के बीच में फोर्स लग रहा होता है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया आप लोगों को? डन है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता चलिए एक एटम में या तो प्लस वाला चार्ज होगा या तो माइनस वाला चार्ज होगा। ठीक है, अब होता क्या है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी मालूम होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं मालूम? सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम उसको कहते हैं किसी भी एटम के जो लास्ट वाले सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड एटम, और यू कैन से आयंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बाहर वाले में, यस बाहर वाले में, है ना, वैसे भी आयंस के केस में सेल कंप्लीट हो जाता है, तो आयंस को रहने ही देना। आइसोलेटेड एटम की बात करेंगे, मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई चार्ज नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे। जैसे कि हमने बोला सोडियम, तो फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है। लास्ट वाले सेल में 1 जाएगा, तो लास्ट वाले सेल में 1 आया, तो इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली मैं बात करूँगा मेटल्स की, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स होते हैं, उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ये तैयार रहता है, भाई मेरे पास से इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मेरे पास से इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फालतू पड़े होते हैं, उनके किसी काम के नहीं होते हैं। कहता है भैया मेरे पास से ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। तो मैं कह तो सकता हूँ ना कि एक तरीके से ये जो मेटल्स है उसने बोला भाई मेरे पास से चार्ज ले जाओ। बोलो किस तरह की कोई प्रॉब्लम? भाई माइनस वाला चार्ज ले जाओ, हमारे पास से इलेक्ट्रॉन को ले जाओ। बस अब आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट, इन ए सर्किट, इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई भाई? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट क्या? नहीं। चलो अब आपको फॉर्मूले समझाएंगे, उससे पहले एक बार सर्किट की बात कर लें। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं? 9th में हालांकि करवा रखा है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट होता है एक कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, है ना। ये कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, इसको हम क्या कहते हैं?
एक इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। जनरली एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल लगा होता है या फिर आप कह सकते हैं बैटरी लगा होता है, अभी बता देंगे डिफरेंस इनके बीच में। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक बल्ब लगे होंगे, इस तरह से आएगा, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे और इस तरह से बंद कर देंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं क्योंकि कम्प्लीटली क्या है, क्लोज्ड है। और क्या है आपके सामने, कॉन्टिन्यूस पाथ है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। जैसे हमारे घरों में हमने स्विच ऑन किया, मतलब हमने इसको ऑन किया, बैटरी ने अपना एनर्जी को सप्लाई करा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई करा, चार्ज को फ्लो करवाया, इसकी वजह से करंट फ्लो करा, और जैसे करंट फ्लो करा तो हमारा जो बल्ब था वो ग्लो हो गया। तो हमारे घरों में हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं, है ना। जनरली इसको डोमेस्टिक सर्किट के नाम से जानते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसी में कौन दौड़ता है, करंट दौड़ता है। कौन दौड़ता है, करंट दौड़ता है। अच्छा, करंट किसकी वजह से दौड़ पाता है, तो करंट दौड़ पाता है जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है। अब इसका मतलब क्या है भाई, तो आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हमने बोला आई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपके सामने कुछ इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो किया, और जब भी आपके सामने रेट ऑफ फ्लो की बात आएगा, रेट, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेट की बात आएगा, मतलब वो हमेशा बताएगा कि कितने टाइम की बात कही जा रही है, कितने टाइम में जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो चार्ज की बात कही जा रही है यहाँ पे वो फ्लो किया गया है। तो हमेशा कितना चार्ज फ्लो किया है कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक करंट। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बताइए भाई, किसी भी तरह की यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या एक्चुअल में, है ना। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है और उस चार्ज को फ्लो होने में कितना वक्त लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, हम उसको इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानेंगे। सो हियर इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट कैपिटल आई, वी नो दैट, है ना। और चार्ज क्या आपके सामने बड़ा वाला क्यू लिख लेता हूँ, चलिए, और टाइम क्या आपके पास छोटा वाला। ये कहानी है आपके सामने। बताइए किसी भी तरह की यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बता रहा हूँ। क्योंकि अगर ये वाले में प्रॉब्लम आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाऊंगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम महसूस होगी, और वहाँ पे अगर प्रॉब्लम महसूस हुई अगर आपको, बस 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 उसके बाद आगे की जो चीज़ें होंगी वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो अगर आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी की हम बात करते हैं, यस क्यू बाई टी, और इसमें आई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसके हम ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, और वो होता है आपके सामने एम्पियर। वो क्या होता है आपके सामने, एम्पियर, और इसको जनरली हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी है आपके सामने। अच्छा, चार्ज की हमने ऐसा यूनिट आपको बता दिया, चार्ज की ऐसा यूनिट बताया भैया, अभी तो स्टार्टिंग में पहले बता दिया था, दैट इज कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, और टाइम का मालूम है ना ऐसा यूनिट, यस, सेकंड, बोले तो स्मॉल एस। इस टाइप से हम रिप्रेजेंटेशन इनको देते हैं। तो तीनों का ऐसा यूनिट भी आपके सामने जो है वो बता दिया। तो अच्छा, एक बात बताइएगा, कई बार ना ऐसे पूछ लिया जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार ऐसे, डिफाइन 1 एम्पियर, तो घबराना नहीं है, डिफाइन 1 एम्पियर, है ना। हमारे पास जादू की छड़ी है, तुरंत बना देंगे इसकी डेफिनेशन। आओ देखिए 1 एम्पियर का क्या मतलब है, सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 1 कूलम, देखिए 1 कूलम का 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का क्या मतलब, देखिए सब जगह 1 1 लगा दीजिए, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 कूलम, और यहाँ पे लगा दीजिए 1 सेकेंड। बस यहाँ से आपके सामने जो डेफिनेशन होगा वो निकल कर आ जाएगा। इसके यूनिट के टर्म में आपने यहाँ पे लिख दिया ना कि कितना 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 क्या क्या हो रहा है। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि करंट को हम कैसे पता लगाएंगे, फिर से बता रहा हूँ, करंट को हम कैसे पता लगाएंगे, बस ऐसे कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, ये ऐसे सेकेंड है। तो इसमें हम बोलेंगे इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है ना, चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, यस, फ्लोज थ्रू द सर्किट in 1 second, then the current is said to be 1 ampere,
बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। राइटिंग पे ध्यान ना दें, साथ साथ बोल रहा हूँ तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। कहीं आप ज़्यादा दिमाग से ना, अरे ये तो हमको आता है, इसका नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत है, तो ये गलती मत करना करो, ठीक है। साथ साथ में जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, मैंने पहले से नहीं लिख रखा है, टाइम बड़ा ख़राब होता है यार, थोड़ा सा मैं आप लोगों ही का टाइम ले लेता हूँ ताकि आप भी साथ साथ में समझ लें और कुछ नहीं। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर तो तभी आएगा ना जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी चीज, उसको फ्लो होने में 1 सेकंड का वक्त लगे, तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड, बस काम खत्म। गॉट इट? ओके, चलिए, तो 1 एम्पियर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानकर चल लेता हूँ। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा, यार इस बंदे में पोटेंशियल तो है बट करता नहीं है ना। जब आप पेटीएम में गए होंगे तब आपके टीचर ने बताया होगा आपके बच्चे में पोटेंशियल है लेकिन करता नहीं, कुछ इस टाइप की चीज़ें आती है। तो ये जो पोटेंशियल है ना, वो एक काइंड का फोर्स। अब मैं समझाता हूँ किस काइंड का फोर्स है, क्या इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को अगर मैंने कांटेक्ट में लिया है, दोनों मेटेलिक बॉडी है, बोथ आर मेटेलिक बॉडी, ठीक है, दोनों के दोनों के आपके सामने मेटेलिक बॉडी है। तो आप मुझे बताइए क्या होगा, क्या होगा? ये ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, या इधर से ना इधर इस वाले में ट्रांसफर होगा हीट टेम्परेचर के फॉर्म में, और इसका जो टेम्परेचर होगा कम होगा और इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस टाइम पे दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, 50 से इसका कितना होगा 80, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस इसका भी होने वाला है और 40 डिग्री सेल्सियस इसका भी होने वाला है। तब जाकर उसके बाद ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो नहीं होगा, और इसको हम जनरली कहते हैं इक्विलिब्रियम का केस है। ये क्या केस है? ये इक्विलिब्रियम का केस, ठीक है। समझ में आ रही है दिन भर? तो 50 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं। देखिए अब नॉर्मली अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो 100% धीरे 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 दोनों का नॉर्मल रूम टेम्परेचर आ जाएगा, 40 डिग्री नहीं रहेगा। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को जो डाउट आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से हीट बाहर ना जा सके, जहाँ से हीट अंदर ना आ सके। एडियाबैटिक वॉल के नाम से हम इसको जानते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम बना रहे हैं। अब एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर बाहर से हीट आएगा नहीं, अंदर से हीट बाहर जाएगा नहीं, तो इसका हीट और इसका हीट आपस में इक्वल हो जाएंगे इस कंडीशन पे। तो आप सोचो यहाँ पे रख दिया मैंने, एक 50 डिग्री सेल्सियस का, एक 30 डिग्री सेल्सियस का, रूम टेम्परेचर कितना है मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस, तो 50 वाले का भी 30 हो जाएगा, दूसरे का 30 का 30 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर 25 हुआ तो दोनों का 25 में आके रुक जाएगा, वो अच्छी बात है। आपको मैं यहाँ की बात कह नहीं रहा हूँ, मैं एडियाबैटिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ ये दोनों है, बाहर से उनको कोई लेने देना नहीं है। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कि वो इक्विलिब्रियम में आ गए, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। उसी तरह से आप लोगों ने सुना भी होगा, उसी तरह से बिल्कुल आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार होता क्या है, आप लोगों के घर के ऊपर ना टंकी रखा हुआ इस तरह से है ना, और यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से पानी जो है आपके घर में नीचे आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है ना, बहुत ज़्यादा हाइट पे, और ये आपके पास क्या लो है। तो यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर गया, यहाँ पे हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर गया। ट्रांसफर हो कैसे रहा है, ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ गया, ठीक है, अच्छी बात। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना है, पोटेंशियल के लिए मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में गैप होता है, डिफरेंस होता है, तो वहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा टेम्परेचर का फ्लो हुआ, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ज़्यादा से कम की तरफ। वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ठीक है, अब आओ आगे चलें। इसी तरह से मान लेते हैं आपके सामने दो मेटेलिक बॉडी है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके पास एक्सेस चार्ज है, इसके पास कम चार्ज लिटिल थोड़ा बहुत, ठीक है ना, कम चार्ज। एक्सेस चार्ज है, इसके पास बहुत ज़्यादा चार्ज है, इसके पास थोड़ा सा कम चार्ज है। इन दोनों को मैंने एक मेटालिक बॉडी से अगेन कनेक्ट कर दिया ताकि ये चार्ज को ट्रांसफ़र कर सके। कहीं पता चला यहाँ पे एक प्लास्टिक की पाइप लगा दिया, नहीं, इंसुलेटर नहीं लगाना है ना, कंडक्टिंग के लिए लगाना है।
तो इधर से इधर आपके सामने, है ना, इधर से इधर आपके सामने क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। बोलिए हाँ ये होगा ना। तो फिर से यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन चार्ज, डिफरेंस इन चार्ज आया है नहीं। एक बात बताइए, यहाँ पे एक्सेस चार्ज था, यहाँ पे कम चार्ज था। जब एक्सेस चार्ज और कम चार्ज होता है, जब डिफरेंस आता है किसी भी एनर्जी के फॉर्म में, चार्ज क्या है, एक टाइप का एनर्जी है। तो इस केस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, इसी केस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। अब इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखिए, अभी दो तरीके से और मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो आपको समझाया कि चार्ज का क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है। कैसे, हायर टू लोअर, ठीक है, हायर टू लोअर। लेकिन अगर मैं ऐसे कभी कभी ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ यार लोअर से हायर में करवा दूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन लगाना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर अगर वैसे में भी करना है तो भी हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब फोर्स लगाने के लिए हम किस तरह से फोर्स लगाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला एक कंडक्टर है, ये एक तार है मेरे पास, वायर है, ठीक है ना, बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस वायर में क्या है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए मेरे पास। मुझे क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस वाली पोजीशन पे शिफ्ट करना है, मतलब लाना है मेरे को। तो क्या आप कह सकते हो, क्या आप कह सकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ तक जब लाऊंगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर करने वाला हूँ? हाँ सर करोगे आप, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर लिया। क्या आप कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे इसके लिए? बिल्कुल सर लगाएंगे। तो आपने कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते थे फोर्स इंटू में डिस्टेंस को, तो आपको पता है ये क्या मिलता है, आपको वर्क डन। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ता है। किस लिए? एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज था, उस चार्ज को दूसरे जगह लेकर जाने के लिए जितना आप वर्क डन करते हैं, बस उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आई नहीं बात इतनी? चलो और एक अगेंस्ट वाला काम करवा देते हैं, मान लेते हैं अगेंस्ट वाला काम करवाते हैं। ये तो कंडक्टर की नॉर्मली बात बता दी है। आओ, जब आप डेफिनेशन की बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो डेफिनेशन लिखिए। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि एक तो चार्ज होता है, जैसे ये प्लस वाला क्यू चार्ज होता है। क्या आपने एक मैग्नेट को देखा है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं, नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ पे जाकर एंड होते हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कुछ इस तरीके से आते जाते रहते हैं। ये बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? नॉर्थ से अराइज होते हैं और साउथ पे एंड होते थे, याद आया ना? ठीक है, ओके। अब सुनिएगा मेरी बात आगे। जब इसी तरह से जब मैग्नेटिक था तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे थे, और जब आपके पास ये चार्ज आता है तो उसको इस वाले केस में आउटवर्ड, इसे रेडियली आउटवर्ड बाहर को जाता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या फिर आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसके आसपास ये किसी भी चीज़ों को क्या करने वाली, अट्रैक्ट करने वाली है। तो जहाँ तक इसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जहाँ तक इस चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस कहा जाता है, उस पूरे फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक। ठीक है, क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई यहाँ पे प्लस वाला क्यू है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा, कुछ इस तरह से, है ना? होगा 100% होगा। अच्छा एक चार्ज बैठा है इधर कहीं पे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी, और ये मान लेते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्या है ये? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब +1 का चार्ज है, +1 कूलम है, इतना मान लीजिए। तो ये भी प्लस का ही चार्ज है, और यहाँ पे भी आपके सामने क्या है, रेडियली आउटवर्ड के लिए प्लस का ही चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला का एरो अंदर आता, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आता, बट अभी मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस वाला ले रहा हूँ। और यहाँ पे भी क्या मैंने लिया, प्लस वाला, और ये कहाँ पे रखा हुआ है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट इन्फिनिटी रखा हुआ है ना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट इन्फिनिटी रखा हुआ है। क्या अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले चार्ज को उठाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पटकने वाला हूँ। अच्छे से समझिएगा, ये जो आपके पास दिख रहा है ना, इन्फिनिटी पे एक चार्ज दिख रहा है, उसको मैं लाकर कहाँ पटकने वाला हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में? जो ये चार्ज बना रहा है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको बता दो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पता चला? क्या करेंगे भैया? रिपेल करेंगे। अच्छा रिपेल करेंगे तो होगा क्या? ये इसको इधर आने नहीं देंगे। अच्छा आने नहीं देंगे तो होगा क्या? हम लगाएंगे फोर्स।
और करवाएंगे डिस्टेंस को मूव, जिसकी वजह से हमें करना पड़ गया काम, है ना। कुछ इस तरह धक्का मारेंगे, उधर से इधर फेंक रहा और मैं जबरदस्ती इसको इधर से इधर 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 लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ हम वर्क डन कर रहे हैं। ये गिर कैसे गया? सॉरी, मैं माइक लगाना यार भूल गया था। एक्चुअल में मैंने स्टार्ट कर दिया था वीडियो, फिर 10-20 सेकंड के बाद कुछ काम आया, किसी ने कॉल किया, मैं वापस चला गया था, फिर वापस आया, मैं इसको लगाना ही भूल गया था। सिट, बट ठीक है, पहले के जो आवाज़ होगा उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा साउंड क्वालिटी में, लेकिन अब आप लोगों का आवाज़ अच्छी आ रही होगी, राइट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा रहा था, अब तो हो ही गया यहाँ तक, अगर पहुँच गए होगा तो कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आए होगे वैसे तो ये जो प्लस वाला चार्ज है इसको हम धक्का मार रहे थे, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ वर्क डन लगा रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कितना काम किया इस वाले चार्ज को इधर लाने के लिए, बस उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आई इतनी बात? अच्छा, दूसरा इस वाली चीज़ को देखिए, यहाँ पे भी आपने क्या किया था, इस वाले यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज था, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए आप, उसके लिए आपने क्या किया, कुछ ना कुछ आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, वर्क डन किया, काम किया है, तो फिर से वहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ पे एक तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में हम आपको अभी डिफरेंस समझा देते हैं। सबसे पहले आप लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले आप उसको लिखिए, डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a point in electric field, at a point in electric field is the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point from infinity to that point। ये आपके पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट लिया यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो किसके इक्वल होगा, आपने कितना वर्क डन लगाया इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए। ठीक है, अब बात आती है दूसरा वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर सिंपली मैं इसको बोल दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल दूंगा मैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्या डिफरेंस है भैया, आओ समझाते हैं, देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इस वाले केस में हमने इसको लाया इन्फिनिटी से यहाँ तक, लेकिन इस वाले केस में एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे गए। इसका मतलब ये डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और इसका मतलब ये है कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसके डेफिनेशन में सिर्फ इन्फिनिटी नहीं आएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन लगाया है, बस उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई इतनी बात? तो सिंपल सी बात, इसकी डेफिनेशन सेम कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पे, और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लिखेंगे लास्ट में, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोले, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता, दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ से हमने कुछ ना कुछ काम किया और यहाँ पे चला गया 50 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 40, 50 माइनस 40, इस टाइप से आपको निकालना होगा। ठीक है, चलिए, तो V इज नथिंग बट W/Q, V इज नथिंग बट W/Q। ये मैंने कैसे पता किया, या फिर अगर मैंने छोटा चार्ज लिखा है वहाँ पे छोटा वाला Q, तो यहाँ पे भी मैं छोटा वाला Q लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा था ना छोटा वाला Q यूज़ किया मैंने, ये देखिए छोटा वाला Q यूज़ किया ना, स्मॉल Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया, आपने कितना वर्क डन लगाया और कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को दूसरी जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर आए, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब इसकी आपको ऐसा यूनिट मालूम होनी चाहिए जो होती है VOLT, वोल्ट। W क्या होती है आपके सामने, वर्क डन। Q क्या होता है आपके सामने, चार्ज। ठीक है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट तो बता दिया मैंने आपको कि वोल्ट होती है।
होता क्या है ये? तो ये होता है आपके सामने पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा वर्क डन, इसकी ऐसा यूनिट भी आपको मालूम होनी चाहिए, वो होती है आपके सामने JOULE, जूल। कैपिटल जे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, वही जो सिंबल है वही चीज़। चार्ज आपको बता दिया, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो आपके सामने क्या होता है? कुलाम। क्या होता है? COULOMB, कैपिटल C, कुलाम। याद हो गया होगा अभी तक तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है तभी मज़ा आने वाला है आगे पढ़ने में, वरना फील नहीं आने वाला। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, थोड़े से दो इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। एक होता है एमीटर, एक होता है एमीटर, दूसरा होता है आपके सामने वोल्ट मीटर, और तीसरा होता है आपके सामने गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो आप लोगों ने देखा भी होगा, लैब में देख लीजिएगा एक बार जाकर, नहीं तो मैं कुछ टाइम बाद एक्सपेरिमेंट इसके बेस पे जरूर करवाऊंगा आप लोगों को। एमीटर को जनरली यूज़ करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट करंट, कि किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना उसको मेजर करने के लिए किसी भी कंडक्टर का, और एमीटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कि कितना करंट यूज़ हुआ है। पता चल गई इतनी बात? डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तीनों डिवाइसेस की बात करने के बाद अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की, ठीक है ना, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की। लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने से पहले मैं आप लोगों को करवा देता हूँ ओम्स लॉ। जस्ट लेट मी चेक कि उसके पहले कुछ रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं रहा है। पहले ओम्स लॉ करवाएंगे, फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करवा देंगे, फिर ये करवा देंगे, फिर ये करवा देंगे, फिर ये करवा देंगे, फिर फाइनली आपका ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है अब आपके सामने आपके लिए नॉर्मल सी बात है, चीज़ों को समझिएगा क्या है। और अगला टॉपिक क्या था? ओम्स लॉ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओम्स लॉ हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, एक फिजिसिस्ट थे जर्मन के, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने अपने नाम पे अपने एक लॉ दिए हैं जिनको कहते हैं ओम्स लॉ, कि ओम का नियम है, ओम्स का लॉ है, ओम द्वारा दिया गया है। तो जॉर्ज साइमन ओम की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो जॉर्ज साइमन ओम ने रिलेशनशिप पता किया था, है ना। इन्होंने एक रिश्ता ढूंढा था, रिलेशन गलत लिख दिया हमने, है ना, हमारा रिलेशन ही नहीं सही। चलो भाई, रिलेशनशिप पता किया था किसके किसके बीच में? बिटवीन V एंड I। अब आपको पता होना चाहिए, अभी तक मैं आप लोगों को समझाया क्यों? V और I तो समझाया हूँ, V और I तो समझाया हूँ भाई, और समझाया क्यों आप लोगों को? कुछ नहीं, पहले पढ़ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है? डन है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I इन्होंने पता किया था। अब क्या पता किया था वो चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, डेफिनेशन लिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या आपके सामने? पोटेंशियल डिफरेंस across two points in any conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided that temperature remains सेम, या फिर कांस्टेंट लिख लीजिएगा, एक ही बात है। ये इसकी भैया डेफिनेशन है ओम्स लॉ का, ठीक है। तो ओम्स लॉ ने रिश्ता ढूंढा था, रिलेशनशिप पता किया था किसके किसके बीच में?
एक तो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो क्या रिश्ता ढूंढ रहा था, वही चीज़ इनका कहना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था, 100% पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच का निकलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो करंट फ्लो करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। किसके थ्रू? ऑफकोर्स कंडक्टर के थ्रू। अच्छा, कंडीशन ये था कि टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको फिक्स रखना पड़ेगा 25 डिग्री सेल्सियस ही, तभी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, वो अभी हम आपको यहाँ पे ग्राफ बनाकर समझाने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए, अब यहाँ से एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट निकल कर आता है कि या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यस, तो मैं कह रहा था आप V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हो या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हो। इससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या कहानी जो है वो बनकर निकलने वाली है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है तो V इज इक्वल टू लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम R के नाम से जानते हैं और यहाँ पे आ जाता है I, तो V इज इक्वल टू आर आई। अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो, और मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि यही चीज़ लिखें, ये ना लिखें। रीज़न सिंपल है, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो फॉर्मूला अलग बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में अलग नहीं बनता। यहाँ से ऐसे करते हैं, जब इसको हटाते हैं तो अगर आप इधर लिखेंगे कॉन्स्टेंट तो 1/r लिखना पड़ता है और कुछ नहीं, तो ये r वापस इधर आ जाता है तो I इंटू आर बनते हैं जिसको हम v बोलते हैं। तो यहाँ से भी v इज इक्वल टू आई इंटू आर और यहाँ से भी v इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये कुछ अलग नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें क्या आपके सामने सेम है। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये जो कांस्टेंट r है इसी के बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। r इज़ नथिंग बट रेजिस्टेंस। यस, r को कहा जाता है रेजिस्टेंस। वैसे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, बट एक्चुअल में ये क्या आपके सामने रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चेंज होते रहती है, डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। तो उनके बारे में ऑफकोर्स अभी हम बात करने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के बुक के हिसाब से ही बता देता हूँ कि इसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में ही डिस्कशन हो रही है आपके सामने। तो चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में ही सारी चीज़ें की बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे ग्राफ। यस, ओम्स लॉ का ग्राफ। तो रेजिस्टेंस को पढ़ाने से पहले भी हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफ। देखिए, हमारे पास है दो चीज़ें, एक तो इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। आप किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, जनरली मैं करंट को है वो इधर रखता हूँ, ठीक है ना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको मैं इधर रखता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ऑब्जर्वेशन मिली है, जो ग्राफ मिली है, वो कुछ इस तरह से मिला है कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि 2 वोल्ट रखा, तो ये जो करंट मिला मेरे को वो 0.1 एम्पियर मिला। जब मैंने 4 वोल्ट रखा, ठीक है ना, वी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बार बार सिर्फ 2 4 लिखते जाइए, क्योंकि मैंने एक बार पहले ही मेंशन कर दिया कि क्या ये वोल्टेज है। तो 2 और 4, जब 4 करा तो ये 0.2 मिला, जब 6 करा तो ये 0.3 मिला, जब 8 करा तो ये 0.4 मिला। अब समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं। ये जब 10 मिला तो ये क्या मिला, 0.5 मिला। ये एक ऑब्जर्वेशन मिली जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के इनके बीच में एक रिलेशन निकाला गया। कि इन्होंने निकाला, जॉर्ज साइमन ओम ने। तो इन दोनों के पॉइंट्स को आप मिलाते जाइए, है ना। इसका 2 इसका 1 कहीं पे यहाँ पे मीट करेगा, ऐसे करके, फिर इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मीट करेगा, है ना। इसका कहीं ना कहीं इधर जाकर मीट करेगा, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं आपके सामने इधर जाकर मीट करेगा। ये ऐसे और ऐसे जाकर कहीं ना कहीं ये ऐसे कुछ इस तरह से मीट करने वाला है। और जब इन सबको अगर आप मिलाएंगे इन सारे पॉइंट्स को, तो 0 पे 0 ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको एक नया ग्राफ मिलेगा जो कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे, और जिसको हम कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन। आप चाहें तो इसको ऐसे करके मिला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना।
बट ठीक है, आप एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तब भी सही है, उससे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वो देता है आपको किसके बारे में बताता है? रेजिस्टेंस, कि आपका रेजिस्टेंस क्या आएगा। आपको पता ही है R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में I। तो V और अपॉन में I, V अपॉन में I, वी आई ग्राफ आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस निकाल कर दे देगा। तो कितना रेजिस्टेंस होगा आप इस ग्राफ से पता कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ग्राफ से कैसे पता करेंगे? तो आओ आपको पता करना सिखाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को समझाने की कोशिश करते हैं, आपको रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना सिखा देंगे। देखिए मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने ये वाला लिया, तो इसमें देखा कि V कितना आपके पास 6 है, और यहाँ पे हमने देखा कि I कितना है 0.3, 0 हटाएंगे यहाँ 6 आएगा, इसको काट देंगे कितना आएगा 20 आएगा, तो 20 ओम आ गया। अच्छा ऐसा ही नहीं बताया ना आपको रेजिस्टेंस का, अभी समझ लीजिए ओम है, अभी बता देंगे, अभी इसके बारे में हमें सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ओम आ गया, तो 20 ओम हेडफोन जैसा बनाना है, इसको OHM ओम कहते हैं, ठीक है ना, इसकी ऐसा यूनिट ओम ही होती है। अच्छा अब दूसरा निकालें, ऐसे ऐसे V अपॉन में I कर दें, तो R इज इक्वल टू V कितना है 4 है, ओनली 4 है, और I कितना आपके सामने 0.2 है। जब ये 4 था तो करंट कितना था 2 था, डेसिमल आइए ऊपर 20 काट दीजिए, 40 हो गया, काट दीजिए 20 ओम। आप कहीं से भी निकाल लेंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 20 ओम ही मिलने वाला है, राइट। जिसकी वजह से 20 निकल रहा है ना आपके बार बार रेशियो कितनी निकल रही है 20, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल है, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें अगर आप कुछ वैल्यूज़ को मेंशन कर रहे हैं तो हमेशा कुछ ऐसे मेंशन करें कि V अपॉन में I हमेशा सेम आए, दिमाग से खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा कई बार इसमें क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि मेरे पास एक ग्राफ ये है, अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं रो पालक। एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, तो आपको बताना है कि इसके रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, मतलब दो अलग अलग वायर हैं। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इधर I है और इधर आपके सामने क्या है? V है। इधर I है और इधर क्या है आपके सामने? V है। अब इसको पता लगाने के लिए ना आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, इस तरह से V को फिक्स करेंगे, या फिर आप I को भी फिक्स कर सकते हैं। चलिए मैं V को फिक्स करता हूँ, तो इस तरह से मैंने बना दिया। तो एक पॉइंट इसका तो यहाँ निकला और एक पॉइंट इसका क्या निकला? यहाँ पे निकला, ठीक है। अब आप R1 या फिर R2 निकालने की कोशिश करें। चलिए R2 निकालते हैं, ठीक है, R2 निकालते हैं। तो पॉइंट की बात है तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, 2 4, इसको कर दिया हमने 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे सामने? इसको 2 कर दिया, इसको 4 कर दिया, और इस वाले को मान लेते हैं कितना कर दिया मैंने? 6 कर दिया। लेकिन थोड़ा सा ग्राफ में सही तरीके से करके दिखाना पड़ेगा। अभी तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ रही है कि जब मैं R2 निकाल रहा हूँ तो V अपॉन में I मेरे को करना पड़ेगा। तो इसमें V कितना है? V आपके पास कितना है? 6 है, ठीक है। दूसरा I कितना है इसके सामने? 2 है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने? 3 आ गया, ठीक है। अब R1 निकालें, R1 निकालेंगे तो V तो सेम ही था आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। V कितना आपके सामने? 6 है, और I कितना आपके सामने? वो भी कितना है? 6 है, तो काट देंगे कितना आ जाएगा आपके सामने? 1। तो रेजिस्टेंस R1 की कम है ना, देख लीजिए R1 की रेजिस्टेंस क्या है? कम है। तो आपकी बार आप बोलेंगे यहाँ पे R2 का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है किससे? R1 से। अब क्या सर हमें बार बार ऐसे कुछ करके देखना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, वैल्यूज लिखना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इफ़ एंगल ऑफ R with I is greater then R will be greater। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए R1 ये रहा, इसका I के साथ बोला मैंने, I के साथ एंगल ग्रेटर कितना बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, और इस वाले का एंगल कितना है? ये वाला। तो ये एंगल ज़्यादा है ना, जिसका एंगल ज़्यादा है उसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से R1 और R2 में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? इसका लग रहा है आपको गलत है। मैं आपको समझाता क्यों। मैंने आपको बोला जो रेजिस्टेंस का एंगल बनाना चाहिए वो I के साथ बनाना चाहिए। अब की बार मैंने I इधर लिख दिया है, तो अब की बार एंगल ये वाली बात करेंगे, ये कम है
और ये आई के साथ एंगल ज़्यादा बना रहा है, तो आपकी बार R1 की जो एंगल होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा। दिमाग से खेलो। आओ आगे की बात करें और कुछ नई चीज़ों के पास हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो तरह के सर्किट देखने को मिलते हैं, ओमिक सर्किट या फिर ओमिक रजिस्टर बोल देते हैं इसको, और एक होता है नॉन ओमिक। बड़ी छोटी सी चीज़ है नॉन ओमिक, ठीक है। चलिए, तो ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट का क्या मतलब है उस चीज़ को भी हम फटाफट यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे ये कि ये जो ओमिक सर्किट नॉन ओमिक सर्किट है, नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये ना ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। यस, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा, और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। मतलब इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा इस तरह का आएगा, आई और वी के बीच में। कहीं भी आई ऊपर नीचे आई और वी को लिख सकते हैं। और इसका बनाएंगे तो कभी इस तरह आएगा, कभी इस तरह आएंगे, कभी टेढ़ा जाएगा, कभी मेढ़ा जाएगा, कभी कुछ जाएगा, कभी कुछ जाएगा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई नहीं तेरी बात? डन है। तो इस तरह के जो कहानी है वो आपको समझ में आना चाहिए कि ओमिक सर्किट क्या होते हैं और नॉन ओमिक सर्किट क्या होते हैं। बड़ी छोटी सी चीज़ है। चलिए, ओमिक रजिस्टर्स के नाम से दे देंगे, सेम वही चीज़ है। रजिस्टर का मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात कर लेते, जैसे बल्ब हो गया, ये हो गया कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ग्राफ बनाकर पता चल जाएगा। वी और आई की वैल्यू बताओगे तब, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं अपने वाली चीज़ पे कि यार रजिस्टेंस के बारे में अपने को पढ़ना है। अब आगे सारी चीज़ें हमें रजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ना है। सब कुछ किसके बारे में पढ़ना है अपने को? रजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो यार, रेजिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो चीज़ हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इसमें आप बोलेंगे इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर by which it opposes the flow of electric current through it, ठीक है ना। तो कोई भी कंडक्टर है, उसमें से अगर पास हो रहा है और अगर उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, तो बस जो रोकने की कोशिश कर रहा है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो हर एक मटेरियल में आपको देखने को मिलेगा, चाहे कंडक्टर हो या फिर ना हो। समझ में आ रही बात? चाहे वो कंडक्टर हो या फिर ना हो, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर रोकता है कोई, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आई और आर एक दूसरे के दुश्मन है। बोलिए हाँ या नहीं? एक दूसरे के दुश्मन है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आई और आर मतलब करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं भाई, इनमी होते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जब जाएंगे तो हमें बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जो है वो आपको पता चलने वाला है, ठीक है। बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले जो मुझे पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर इसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे जो समझना है, रेजिस्टेंस को आपको बता ही दिया, आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। चार चीज़ें पे ये डिपेंड करती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब ये कौन कौन से चार चीज़ें देखिए। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है इतनी बात। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? कंडक्टर का ही। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल कि मटेरियल किस टाइप का। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप बात करते हैं
ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ये लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी कैसे बढ़ता है, क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। पहले अब इतनी सी बात समझ लीजिए, अगर आपके पास एक छोटा तार है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और बड़ा तार है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस आपके सामने घट जाएगा। एरिया अगर आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल तो अलग अलग चीज़ों के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर मैंने बोला कि टंगस्टन है या फिर निक्रोम का वायर है, तो इनके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करता हूँ तो इसके जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है, इसके मुकाबले होती है उसमें भी, लेकिन इसके मुकाबले उसमें क्या होता है, कम होता है। तो मेन चीज़ क्या है, डिफरेंस है। अलग अलग मटेरियल के जो नेचर होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस उसके अंदर कितनी होगी। अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। हाँ, तो टेम्परेचर को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रहे, ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की। मैं यहाँ पे किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। तो इन चार चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब किस तरह से कैसे डिपेंड करती है हमने आपको बता दिया, तो उसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करके आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन कैसे, तो आइए इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। एक वायर है, बिल्कुल सेम वायर है, सब कुछ सेम है इसका। बस इसकी जो लेंथ होगी ना वो मैंने बढ़ा दिया, और कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। एरिया इधर का जितना भी लेंथ वो ब्रेड्थ वगैरह सब कुछ चारों तरफ के सब कुछ सेम है। नेचर सब कुछ सेम है। ये भी सिल्वर का मान लेते हैं, ये भी सिल्वर का, दोनों का सेम मटेरियल का सब कुछ सेम है। बस फ़र्क क्या है, इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज़्यादा है। इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई कितनी है, L2 है। मतलब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि L2 इज़ ग्रेटर देन L1 है, ठीक है। मैंने बढ़ा दिया तो आपके पास इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम देखने को मिलेगी, बट इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी आपस में जब इनको कंपेयर करेंगे तब, ठीक है। इसके कम है, इसके ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है कम है वो चीज़ समझिए। आपको पता है कंडक्टर के अंदर किससे बने होते हैं, ऑफकोर्स एटम से बने होते हैं। चलिए, तो एटम के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है आपके सामने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ पे, है पड़े हुए। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ सर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे हम एरिया को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे साथ में, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। इस तरह से एरिया को भी एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे, साथ साथ में हो जाएगा दोनों चीज़, और यही दोनों चीज़ मेन है आपके सामने। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को फेंकता हूँ, यहाँ से किसी भी चीज़ को अगर मैं फेंकता हूँ, अंदर से निकालने की कोशिश करता हूँ, तो होगा क्या, यहाँ से इसको बाहर जाने में थोड़ी तकलीफ़ होगी। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाहर जाने में तकलीफ़ होगी, क्यों, यहाँ से भेज किसको रहा मैं, करंट को या फिर इलेक्ट्रॉन को, जो भी है। तो यहाँ पे फ्लो करवाने में, जब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं, तब तक करंट थोड़ी फ्लो करेंगे। सिंपल सी बात है। तो इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको जाने में तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या कम तकलीफ़ होगी या ज़्यादा तकलीफ़ होगी, आप बताइए। इसमें इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उस साइड निकलने में कम तकलीफ़ होगी या ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ऑफ कोर्स ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि अब की बार यहाँ पे चीज़ों को समझना है, क्योंकि हमने लेंथ को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया है। लेंथ बड़ा कर दिया तो बहुत देर तक कभी इधर जाएगा, कभी इधर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और बाहर जाने में और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया है। रेजिस्टेंस बढ़ गया तभी तो करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। यहाँ पे करंट निकला, इससे तो इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसके मुकाबले इसमें जल्दी निकल जाएगा करंट, जो इजीली पास हो जाएगा, लेकिन इसमें इस इजीली पास नहीं हो पाएगा। तो जैसे लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है।
दूसरी चीज़ एरिया का कंसेप्ट समझिए, इसी वाले सेम मटेरियल को सेम लेंथ है, इसका भी लेंथ क्या है L1 ही है, बिल्कुल सेम लेंथ है। अब लेंथ को समझते हैं, एरिया कम था, ये इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ से हम क्या करते हैं करंट को पास करा रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। ये नहीं कि चारों तरफ का एरिया यहाँ पे लपेट दिया, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही नहीं बात। तो यहाँ से एक बात हो जाए, अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन कोई जाना चाहता है इस पार से उस पार, तो इसको जाने में कम तकलीफ होगी इसके मुकाबले, बोलिए हाँ या नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर लेंथ सेम रखता हूँ और एरिया बढ़ा देता हूँ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैसे ही अच्छे से होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज का फ्लो अच्छे से होगा तो करंट अच्छे से फ्लो होगा, और करंट अच्छे से फ्लो हो गया तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास एक पतली वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर एक मोटी तार है, मोटी वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये वाला दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, नेचर तो आपको बता ही दिया, और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का वो चीज़ बता देते हैं। टेम्परेचर, ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, देखिए टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है आपको पता है, कुछ इस तरह से। टेम्परेचर कब बढ़ता है, मान लीजिए एक कंडक्टर था, इसको मैंने क्या करा है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से। एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को बताना, अभी मैं भूल ही गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया, ओके, तो प्लस है माइनस है, बैटरी है, चलो हमने चालू कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो क्या होता है, उसमें से ना गरम सा फील होता है, वो गर्म हो जाता है, उसमें टेम्परेचर जो पहले के मुकाबले बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है वही देखना है अपने को। आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से आपके सामने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं इसमें। जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से बैटरी को ऑन कर दिया, यहाँ पे स्विच लगा होगा, हमने ऑन कर दिया, जैसे हमने ऑन किया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ना पहले रैंडमली कहीं पे घूमे हुए थे, इधर उधर घूम रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे बैटरी ऑन किया, इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हो गया। लेकिन ध्यान रहेगा इसके साथ ही, क्योंकि यहाँ पे हीट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, हीट बढ़ रहा है, तो ये ना आपस में टकराना शुरू कर देंगे, रैंडम मोशन और भी ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा पहले के मुकाबले में रैंडम मोशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इधर होने की कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दूसरे से टकराएंगे, बहुत ज़्यादा टकराएंगे, जिसकी वजह से हीट निकल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, टकराएंगे तो क्या उनका मोशन बहुत ही तेज़ी से अच्छे से इधर जाने की होगी। हाँ, वैसे तो नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, नो डाउट होगा, लेकिन जब वहाँ पे साथ में हीट बढ़ रही है, साथ में, समझ में आ रही है बात। अच्छा, आपस में टकरा रहे हैं तभी तो हीट बाहर आ रही है ना, आपस में टकरा रही है। मैं कहता हूँ इस वाले कमरे में मैंने 40 बंदे को बंद कर दिया, 40% को जैसे मैंने यहाँ पे बंद किया, आपस में मतलब भैया लड़ो, आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। 5 मिनट के बाद पता चलेगा सब आराम से बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी लगेगी उनको। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो एक्टिव हो गए, आपस में टकरा रहे हैं, रब हो रहे हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे हीट के फॉर्म में वो ना काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, मोशन में आता है काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, तो एक अच्छे तरीके से फ्लो नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं तो करंट का फ्लो नहीं, अच्छे से नहीं, वैसे तो हो रहा है, अच्छे से नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अच्छे से नहीं कह रहा हूँ। मतलब जब भी आपके पास कुछ ना कुछ करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता रहता है कंडक्टर में, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता रहता है। ये कहानी है आपके सामने। चलिए, ये तो हो गया भाई एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किसका, ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको हमने बताया कि जनरली अभी 2 चीज़ों पे, वैसे 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर को अब भी आपको इंक्लूड नहीं करना। हालांकि नेचर ऑफ मटेरियल को तो वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते, उसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं बनेगा, बट टेम्परेचर को जरूर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर वाला अब भी आप लोगों को 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ 2 चीज़ों को, स्टार्टिंग के जो 2 चीज़ें थी ना, कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और दूसरा क्या था आपके लिए,
एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इन दोनों चीज़ पे। तो पहला आपको बता ही दिया कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। कब? जब लेंथ बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और दूसरी चीज़ क्या है आपके लिए? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है आप लोगों को। मालूम है ना ये चीज़? ठीक है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? ऊपर ऊपर रहता है तो एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, लेकिन अगर रेसिप्रोकल करके लिख दिया, ऊपर नीचे करके लिख दिया, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करना होता है ना? इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलिए, इसको सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको L बाई ए ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो L बाई ए आ गया। अब फिर से यहाँ पे जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका साइन हटाना होता है, और हमेशा एक आता है कांस्टेंट। और अब की बार जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट का नाम है रो। इस तरह से टेढ़ा से लिखना है, L बाई में ए, RHO नाम है, रो। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा है कि थिट्टा, थिट्टा का क्या मतलब है? इसको बोलते हैं थिट्टा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंगल। ठीक है, इतनी बात। उसी तरह से ये जो रो है इसको बोलते हैं रो है, बट इसका मतलब है रेसिस्टिविटी। अभी बताएंगे रेसिस्टिविटी क्या होता है। आपको एंगल तो मतलब पता चल गया होगा, लेकिन रेसिस्टिविटी का क्या मतलब है वो अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए। अब ये जो रेसिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपस में दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है ना? अभी तक मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था यहाँ पे? रेजिस्टेंस की यूनिट बता दिया ना, ऐसा यूनिट ओम, OHM। हेडफोन जैसा बनाएंगे आप, ठीक है? तो इसकी ऐसा यूनिट आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है? ओम, OHM। या तो ओम लिखेंगे या तो ऐसे करके बनाएंगे। और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना? इसके ऐसा यूनिट क्या होगी? इसके ऐसा यूनिट हो जाएगी आपके सामने मीटर। मालूम है ना? एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या है? ऐसा यूनिट है। ठीक है, लिख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब ये जो R होता है उसकी भी ऐसा यूनिट हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी, नो डाउट। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ से पहले R का फॉर्मूला निकालते हैं, ऐसा यूनिट निकालते हैं, फिर रो का डेफिनेशन आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो इधर उधर कर लीजिए। यहाँ से रो आ जाएगा आपके सामने RA बाय में L। अब जिसको नहीं समझ में आया उसको क्या करना है? इसके नीचे 1 लेना है। ये जो रो है ना ऊपर ही है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 1 से इसको करेंगे तो रो इंटू में L आएगा, R से इसको करेंगे तो RA आएगा। यहाँ से रो निकालेंगे तो L को इधर डिवाइड में भेज देंगे तो आ जाएगा RA बाय में L। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके ऐसा यूनिट निकालनी है, ऐसा यूनिट, तो इसका आ जाएगा क्या आपके सामने? ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर को उड़ा दीजिए। रो की जो ऐसा यूनिट आ गया वो आ गया ओम मीटर। क्या है ये आपके सामने? SI यूनिट ऑफ रो, बोले तो रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी है, और इससे पहले वाला क्या था? रेजिस्टेंस था। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम आपको पता है रो इज इक्वल टू RL बाय में ए था। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि L की वैल्यू 1 हो जाए और एरिया की वैल्यू भी 1 हो जाए, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ R की वैल्यू 1 हो जाए और एरिया की वैल्यू भी, R की वैल्यू नहीं, सॉरी, लेंथ की वैल्यू 1 हो जाए और एरिया की वैल्यू भी आपके लिए 1 हो जाए, तो मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, रो इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1। तो रो किसके इक्वल आ गया? रेजिस्टेंस के इक्वल। बस इसी की हेल्प से हम यहाँ पे एक डेफिनेशन बनाने वाले हैं जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। when length of conductor and area of cross section is unity। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है। अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। जब हमने लेंथ और एरिया को 1 बना दिया, यूनिटी बना दिया, 1 बना दिया, तभी जाकर रेसिस्टिविटी क्या हो गया? रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। बस वही डेफिनेशन मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिख दिया। अब आगे समझिएगा, रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, बट रेसिस्टिविटी
रेसिस्टिविटी के केस में लेंथ और एरिया को हमने गायब कर दिया है। दैट्स वाई रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, ध्यान रखिएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन एल बोले तो लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, बट इट डिपेंड्स ऑन